तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 25 अप्रैल 2020। तो गाइज सैटरडे है आज। तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो लगातार न्यूज में बने हुए हैं या इसके अलावा अलग अलग मैगजीन्स में पूछे जा रहे हैं, या फिर गाइज जो रिसेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले कुछ देखते हैं खूबसूरत लाइनें। तो देखिए, बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। क्या लिखा है? ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह जिंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है। तो गाइस, कहने का भावार्थ यह है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, मानो कि आप किसी भी प्रकार के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, तो गाइस आप अपने आप को मूर्ख नहीं समझ सकते तब तक जब तक कि आप प्रयास नहीं करते। अगर आप प्रयास ही नहीं करते उस कंसेप्ट को क्लियर करने का, फिर आप मूर्ख होंगे। तो गाइस, इसी प्रकार से अगर आप लगातार इसी प्रकार के कंफ्यूजन अपने साथ लेके चलते हैं, जो चीज आज पढ़ रहे हैं उसमें भी कंफ्यूजन रही, कल पढ़ेंगे उसमें भी कंफ्यूजन होगी, परसों पढ़ेंगे उसमें भी कंफ्यूजन होगी, तो गाइस एक डे आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आपके पास सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होंगी। तो गाइस, आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। चाहे आप ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो, गाइज अगर आपको कोई चीज बीच में समझ नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं कि almightyguidance@gmail.com इस पर मेल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है। तो गाइज, इसके अलावा आप विकिपीडिया गूगल कर सकते हैं, कंसेप्ट को यूट्यूब कर सकते हैं। तो गाइज आपका वो कंसेप्ट जो है आई श्योर कि आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, करंट अफेयर्स वॉचडॉग में आज हम देखते हैं। तो गाइज, लगातार हम करंट अफेयर्स की सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, यानी जो एग्जाम्स से रेलिवेंस रखने वाले न्यूज़पेपर्स हैं उनमें लगातार अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसके अलावा डाउन टू अर्थ, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, योजना, कुरुक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस, गाइस अलग प्रकार की जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैगजीन्स आती हैं उनमें भी जगह बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो रिसेंट टाइम में कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, गाइस इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। तो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर होगा उसमें करंट अफेयर की सबसे ज्यादा वेटेज होगी। तो गाइस, इसीलिए आपको करंट अफेयर पर अपना 100% फोकस रखना है। तो गाइस, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, लिखा है द इंडियन ओशन हैज सम लार्ज मार्जिनल आर रीजनल सीज। तो गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सी क्या होता है। सी होता है, देखिए वाटर है, जब बिल्कुल बहुत बड़ा समुद्र है तो समुद्र के बीच में भी मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन वाटर, कि जब समुद्र के बीच में भी पानी चलता है तो उसे क्या कहते हैं? सी कहते हैं। अगर ये छोटे लेवल पर है तो उसे करंट कहते हैं, अगर ये बड़े लेवल पर है यानी इसकी अगर कवरेज बहुत ज्यादा एरिया में है तो ये करंट होगी, अगर छोटा एरिया है कहीं पार्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे? सी। तो पूछ रहा है कि इंडियन ओशन में कौन कौन से सीज हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: अराबियन सी, लक्षद्वीप सी, सोमाली सी, तासमन सी। तो गाइज ये स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर है 1 2 एंड 3, क्योंकि ये अराबियन सी, लक्षद्वीप सी या फिर सोमाली सी है ये तो इंडियन ओशन में है, लेकिन ये तासमान सी जो है ये पैसिफिक ओशन में है। द इंडियन ओशन हैज सम लार्ज मार्जिनल और रीजनल सी सच एज द अराबियन सी, द लक्षद्वीप सी, द सोमाली सी, बे ऑफ बंगाल एंड द अंडमान सी। बट ये जो तासमान सी है इट लाइज इन द साउथ पैसिफिक ओशन। तो गाइज हम मैप में देखते हैं, इन सबको लोकेट करते हैं। ये देखिए, ये आपका प्यारा भारत आ गया, तो इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल आ गया, इस साइड आपका अराबियन सी आ गया, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं इनके पास में लक्षद्वीप सी आ गया, और ये देखिए जो तासमान सी है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। गाइज ये जो पार्ट है ये सारा इंडियन ओशन आता है, और ये वाला जो है पैसिफिक ओशन आता है। ये ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक आ गया, ये आपका इक्वेटर आ गया, और ये नॉर्थ साउथ पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सी है? तासमान सी है, ये कोरल सी है, और ये भी आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा कि तिलहन मिशन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, कि तिलहन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ये किस से रिलेशन रखता है? मेक इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ पल्सिस, कि इंडिया को इंडिया को वर्ल्ड में पल्सिस के रिगार्डिंग एक्सपोर्टर बनाना, सबसे अच्छा एक्सपोर्टर बनाना, क्या इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी कह रहा है रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, की जो भारत क्रूड पेट्रोल खरीदता है
क्रूड ऑयल खरीदता है उसकी डिपेंडेंसी गल्फ कंट्रीज पर कम करना, यानी उसे भारत में ही तैयार करना, क्या इसके लिए तिलहन मिशन है? स्टेटमेंट सी कह रही है आपकी कि मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, की भारत जो ऑयल सीड्स हैं उनको इंपोर्ट करता है भारत के दुनिया के अलग अलग कोनों से, तो इसको इंपोर्ट की बजाय भारत में ही तैयार करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। गाइस क्या इसके लिए तिलहन मिशन को लॉन्च किया गया है, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन के लिए, कि तिलहन मिशन के अंडर भारत को ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल सीड की जो प्रोडक्शन है वो भारत में ही करनी है, ना कि इसको इंपोर्ट करना है। यानी ऑयल सीड प्रोडक्शन में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू लॉन्च तिलहन मिशन टू बूस्ट द ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो किसको बूस्ट करने के लिए? ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए तिलहन मिशन को लॉन्च किया गया। द अनाउंसमेंट वाज मेड एट एन ओकेजन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड डे। तो गाइस ये अनाउंसमेंट कब की जाती है? सॉइल हेल्थ कार्ड डे जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 2015 के 19 फरवरी से हर साल फरवरी 19 को सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम क्या थी? अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्लान्स टू इशू सॉइल कार्ड्स टू फार्मर्स which will carry crop wise recommendations of nutrients and fertilizers required for the individual farms to help farmers to improve productivity through judicious use of inputs। तो गाइस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंडर क्या था कि भारत को हर 2 सालों के बाद भारत सरकार इशू करती थी फार्मर्स को, उनकी सॉइल को देख के, उनकी फील्ड को देख के, उनकी फार्म को देख के उसका हेल्थ कार्ड इशू करती थी कि किस प्रकार के आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं और किस प्रकार के प्रोड्यूस जो है वो यहाँ पर आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, और किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करना है। तो गाइस इसका बेनिफिट ये होता है कि जिस एरिया में जो वीट है उसकी प्रोडक्शन हो सकती है, तो अगर आप वीट को ही लगाते हैं तो उसकी अच्छी प्रोडक्शन होगी, लेकिन अगर आप वहां पर राइस को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो उसकी कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी। तो गाइस अगर आप सॉइल में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉप्स की प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी और इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको बूस्ट मिलेगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेशन रखता है। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं अर्थ डे के रिगार्डिंग, और आपको क्या बताना है? आपको करेक्ट बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थ डे। स्टेटमेंट फर्स्ट कैरी Earth Day aims to build the world's largest environmental movement to drive transformative change for people and the planet। कि ये जो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो इसका क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रकार का आंदोलन चलाना, जो लोगों का एटीट्यूड है प्लेनेट के प्रति, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको अच्छी दिशा में लेके जाना। क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है द ईयर 2020 मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एनुअल सेलिब्रेशंस ऑफ द अर्थ डे। कि ये जो अर्थ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 2020 में इसकी 50th एनिवर्सरी है, यानी इसको 50 साल पूरे हो रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन अर्थ डे 2016। कि जो पेरिस एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो अर्थ डे यानी इसी डेट को जो है जिस दिन हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 2016 को ये पेरिस एग्रीमेंट जो है साइन किया गया। तो गाइस आपके पास ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, डिटेल में देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कब होता है अर्थ डे, पेरिस एग्रीमेंट क्या है। तो आपके पास तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तीनों को देखकर आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 and 2, बी कह रहा 1 and 3, सी कह रहा 2 and 3, डी कह रहा 1, 2 and 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1, 2 and 3। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अप्रैल 22 एवरी ईयर इज द अर्थ डे। तो गाइस ये वर्ल्ड में अप्रैल 22 को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज एन इंटरनेशनल इवेंट सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड टू प्लेज सपोर्ट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। की इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हमें इन्वायरमेंट से, इस प्लेनेट अर्थ से अलग अलग प्रकार के नेचुरल सर्विसेज मिलती हैं, तो गाइस उन सब की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाने का काम कौन करता है? ये अर्थ डे करता है, जो हर साल अप्रैल 22 को थ्रू आउट द प्लेनेट अर्थ सेलिब्रेट किया जाता है। The year 2020 marks the 50th anniversary of the annual celebrations। कि ये जो 2020 में हम सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 22 अर्थ डे,
तो ये इस दिन क्या है, ये 50 साल पूरे हो रहे हैं किसको, अर्थ डे को। दिस ईयर्स थीम फॉर अर्थ डे इज क्लाइमेट एक्शन। तो गाइज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट डेज की थीम क्या है, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बार जो 22 अप्रैल यानी आज से 2-3 दिन पहले जो अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसकी क्या थीम थी, उसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अर्थ डे जो है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया कब, 1970 में, तभी जो 2020 में इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट। तो गाइस पेरिस एग्रीमेंट में आपको बता दूं कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थी जो रियो डे जनेरियो 1992 में अर्थ समिट होती थी, उसी की सीरीज है एक। तो 2015 के दिसंबर महीने में पेरिस में एक प्रकार की मीटिंग होती है और उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उसमें जो टेम्परेचर था और आज का जो टेम्परेचर है, हमको क्या करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। मानिए कि अगर एवरेज टेम्परेचर तब का 30 था तो आज 32 से ज्यादा नहीं जाने देना है और हमें कोशिश करना है कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोकना है, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोकना है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट जो है ये होता है दिसंबर 2015 में, लेकिन इसे साइन कब किया जाता है, इसे अप्रैल 22 ऑफ द ईयर 2016। तो इस एग्रीमेंट में इट ब्रिंग्स ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज टुगेदर इन सेटिंग अ कॉमन टारगेट टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस, कि ये ग्लोबली किस प्रकार से ग्रीन हाउस को कौन कौन सी गैस को कितने उसका एमिशन पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो ये सब इसमें डिसाइड किया जाता है। It was signed on the Earth Day, which was celebrated in the year 2016. According to Earth Day organization, Earth Day aims to build the world's largest environmental movement to drive transformative change for people and the planet. तो इसके रिगार्डिंग अर्थ डे का क्या एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड में एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल का आंदोलन चलाना है, जिसमें लोगों का जो व्यवहार है, लोगों का जो एटीट्यूड है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बेहतर करना है टूवर्ड्स द प्लेनेट अर्थ। द मूवमेंट्स मिशन इज टू डाइवर्सिफाई, एजुकेट एंड एक्टिवेट द इन्वायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। तो इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि अलग अलग जो हमारी डिमांड्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, उनको डाइवर्सिफाई करना, यानी वो मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर लोगों को क्लाइमेट चेंज या अर्थ से प्राप्त होने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनके ओवर यूटिलाइजेशन से जो नुकसान होंगे, इस प्रकार की अवेयरनेस लोगों में फैलाना, या फिर एक्टिवेट द इन्वायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, और इसी प्रकार की जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड जो आंदोलन चल रहे हैं उनको एक्टिवेट करना, उनको प्रमोट करना। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल। तो इंडिया जो पाम ऑयल खरीदता है, उसका इंपोर्ट करता है, उसके रिगार्डिंग आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। तीनों में से आपको क्या करना है, आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, इन द ईयर 2018-19 द बल्क ऑफ द पाम ऑयल वाज इंपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया, कि 2018-19 में जो सबसे ज्यादा या बहुत अधिक मात्रा में पाम ऑयल खरीदा गया मलेशिया से, क्या ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, पाम ऑयल स्टेज रिलेटिवली स्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स एंड इज देयरफॉर सूटेबल फॉर रीयूज, कि ये जो पाम ऑयल है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में, चाहे वो नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है, ये कुछ प्रकार का स्टेबल रहता है और इसी प्रकार इसे यूज और रीयूज करना बहुत ईजी होता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है, पाम ऑयल इज द मेन इंग्रेडिएंट इन वनस्पति, कि किसी प्रकार का हम अगर वनस्पति या फूड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में या सबसे मेन इंग्रेडिएंट उसमें पाम ऑयल होता है। तो गाइस ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको तीनों में से करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 and 2, बी कह रहा है 1 and 3, सी कह रहा है 2 and 3, डी कह रहा है 1, 2 and 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 2 and 3, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। 2018-19 में सबसे ज्यादा भारत पाम ऑयल का इंपोर्ट मलेशिया से नहीं बल्कि इंडोनेशिया से करता है। तो गाइस देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए लिखा, इंडिया इंपोर्टेड 64.15 लाख मीट्रिक टन ऑफ क्रूड पाम ऑयल एंड 23.9 लाख मीट्रिक टन ऑफ रिफाइंड ऑयल, द बल्क ऑफ विच वाज फ्रॉम इंडोनेशिया। तो गाइस ये कितना खरीदा गया, ये आपको बिल्कुल भी किसी एग्जाम के लिए किसी प्रकार से याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि इंडिया ने मैक्सिमम पाम ऑयल का इंपोर्ट कहां से किया, इंडोनेशिया से किया। पाम ऑयल इज द चीपेस्ट एडिबल, एडिबल होता है जो खाने योग्य होता है, ऑयल अवेलेबल नेचुरली। तो नेचुरल यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो ऑयल खाने वाला है वो किस शेप में उपलब्ध है, वो है पाम ऑयल की शेप में। इट्स इनर्ट टेस्ट मेक्स इट सुटेबल फॉर यूज इन फूड्स रेंजिंग फ्रॉम बेक्ड गुड्स टू
फ्राइड स्नैक्स। तो गाइज इसका जो टेस्ट होता है यानी इसका जो डिलीशियसनेस का एलिमेंट है वो इसे इस कैपेबल बना देता है कि ये लगभग हर एक प्रकार के फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, चाहे वो बेक्ड है चाहे वो फ्राइड है। It stays relatively stable at high temperatures and is therefore suitable for reuse and deep frying। तो गाइज इसका एक ये है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये सूटेबल रहता है और यही कारण होता है कि किसी भी चीज को फ्राई करने के लिए या फिर इसको रीयूज करना बहुत इजी होता है। इट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन वनस्पति। तो गाइस किसी भी प्रकार का जो फूड प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, उसका ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस फोर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग है। गाइज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार पिछले 5-6 सालों में न्यूज में बना हुआ है। तो गाइज अलग अलग प्रकार में ये हजारों टाइम्स जो है ये पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। तो राइस फोर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से आपको करेक्ट बताना है। तो गाइज ये कीवर्ड आपको याद रखना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जहां पर इनकरेक्ट बताना होगा। तो ये गाइज यहां पर आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। Rice fortification is the practice of increasing the content of essential micronutrients in rice and to improve the nutritional quality, the look and the taste of the rice। कि ये जो राइस फोर्टिफिकेशन है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो राइस की कल्टीवेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, उसमें कुछ कंटेंट मिलाया जाता है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको राइस में मिलाया जाता है। और ये किस लिए मिलाया जाता है कि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है कि प्रोटीन्स विटामिन्स अलग प्रकार के एक अच्छी मात्रा में राइस में होने चाहिए, क्या इसके लिए राइस फोर्टिफिकेशन किया जाता है, उसकी राइस अच्छे प्रकार से दिखें और राइस का जो टेस्ट है उसकी डेलिशियसनेस है उसको इंप्रूव करने के लिए क्या राइस फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट न्यूज में क्या इसको यूज किया जाता है, राइस को फोर्टिफाई किया जाता है। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट है कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड फूड कैन आल्सो इंक्रीज द कंटेंट ऑफ विटामिन्स इन ब्रेस्ट मिल्क। कि अगर एक मदर फोर्टिफाइड फूड का कंजम्पशन करती है तो उसके मिल्क में जो इन्फेंट बच्चा दूध पीता है तो गाइस उसमें भी विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंटेंट जो है अच्छी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। क्या ये करेक्ट है? थर्ड स्टेटमेंट कह रही है इन इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशंस सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर फूड फोर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। कि क्या इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं कि किस प्रकार से आपने राइस या फूड को फोर्टिफाई करना है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है, उनको कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंडिया के अलग अलग कोनों में किस एरिया में ज्यादा जरूरत है किस एरिया में कम जरूरत है, तो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका सेल या फिर कंजम्पशन ऑफ द फोर्टिफाइड फूड्स कि किस प्रकार से लोगों को एक पर्याप्त मात्रा में इनको कंज्यूम करना है। तो गाइस ये तीनों स्टेटमेंट से आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 and 2, बी कह रहा 1 and 3, सी कह रहा 3 ओनली, डी कह रहा 2 and 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 2 and 3 क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? ये बात सच है कि राइस फोर्टिफिकेशन क्या करती है कि कंटेंट जो होता है एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का राइस में उसको इंप्रूव करती है और उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ाती है, लेकिन राइस अच्छी प्रकार से दिखें या उनका टेस्ट अच्छा हो गाइस इस प्रकार का कंसेप्ट राइस फोर्टिफिकेशन में नहीं है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ अ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो गाइस जैसे मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं और अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में ऐड करता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो क्या हो जाएगी, वो फोर्टिफिकेशन हो जाएगी। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का फूड है, फूड प्रोडक्ट है, उसको और एसेंशियल बनाने के लिए जो है न्यूट्रिएंट एफिशिएंट बनाने के लिए जो जिस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन। जैसे विटामिन्स हो गए या मिनरल्स हो गए किसी प्रकार के फूड में, सो एज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड सप्लाई एंड प्रोवाइड अ पब्लिक हेल्थ बेनिफिट एंड मिनिमल रिस्क टू हेल्थ। तो गाइस क्या होता है कि जब इंसान पर्टिकुलर मात्रा में यानी उपयुक्त मात्रा में विटामिन्स या मिनरल्स को कंज्यूम करता है तो उसके शरीर में जैसे अगर आयोडीन अच्छा लेता है तो इस प्रकार की डेफिशिएंसीज जो है उसके हेल्थ में या उसकी बॉडी में डेवलप नहीं होती हैं, तो इससे क्या होता है उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है और जैसे करंटली कोरोना वायरस जैसा चल रहा है तो इस प्रकार के वायरसेस जो हैं इजीली अटैक नहीं कर पाते। तो यही काम है फोर्टिफिकेशन का कि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फूड प्रोडक्ट में इंक्लूड किया जाए, उनको इंक्रीज किया जाए, उनकी पर्याप्त मात्रा बनाई जाए और जो भी इंसान उनको कंज्यूम करे उसकी हेल्थ अच्छी रहे। Rice fortification is the practice of increasing the content of essential micronutrients in rice and to improve the nutritional quality of the rice। तो राइस फोर्टिफिकेशन का क्या काम है कि जो essential micronutrients हैं
चाहे मिनरल्स हैं चाहे विटामिन हैं, वो राइस की प्रोडक्शन में, राइस में इंक्लूड किए जाने चाहिए, उनमें फोर्टिफाइड होने चाहिए, और इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है राइस की वो अच्छी हो जाएगी। Food Safety and Standards Authority of India has formulated a comprehensive regulation on fortification of foods, namely Food Safety and Standards Fortification of Foods Regulations 2016। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फसाई का कंसेप्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है और हमेशा न्यूज में रहती है। गाइस आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे गूगल करें, विकिपीडिया पर इसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि ये इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। तो गाइस ये कंसेप्ट जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशंस 2016, ये किसने रेगुलेशंस दिए? ये फसाई ने दिए हैं। तो आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको किसने दिया? फसाई ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया, होम मिनिस्ट्री ने दिया, या किसी और ने दिया? तो गाइस इसको किसने दिया? इसको फसाई ने दिया। These regulations set the standards for food fortification and encourage the production, manufacture, distribution, sale and consumption of fortified foods। तो इस रेगुलेशन से क्या होता है कि कितनी मात्रा में आपको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट राइस में ऐड करना है, किस प्रकार से फूड को फोर्टिफाई करना है, ये सारे रूल्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स इसमें बताए जाते हैं। और उसके बाद कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार के फोर्टिफाइड राइस या फोर्टिफाइड फूड को बनाने वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, इसकी मैन्युफैक्चरेशन करें, या फिर अच्छी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल हो। और लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि लोग इसे कंज्यूम भी करें, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी हो। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका? ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशंस, जो रूल्स आए हैं 2016 के। Fortification can be an excellent way of increasing the content of vitamins in breast milk and thus reducing the need for supplementation in postpartum women and इन्फेंट्स। तो गाइस पास्ट पार्टम क्या होता है? पार्टम होता है बर्थ ऑफ द चाइल्ड, और पोस्ट हो गया, सॉरी पोस्ट पार्टम है तो पोस्ट हो गया कि बच्चे के जन्म लेने के बाद। तो गाइस जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता तो उसके बाद मदर या फिर इन्फेंट में अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज होती हैं, और उसको पूरा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्री चीजें भी दी जाती हैं। अगर वो फोर्टिफाइड फूड खाएंगे, मदर यानी फोर्टिफाइड फूड को कंज्यूम करेगी, तो क्या होगा? इस प्रकार की डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। मदर के मिल्क में ही अलग प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आ जाएंगे, जिससे बच्चा जब मिल्क को फीड करेगा तो उसमें भी किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो गाइस ये फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस या फोर्टिफाइड फूड का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहता है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ के एग्जाम में बैठने जाना है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का सुजेशन देना चाहते हैं, किस प्रकार आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, उसके रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप almightyguidance@gmail.com इस पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं 9419166315। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज आप इन वीडियोस को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गाइज अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके दोस्तों को भी हेल्प पहुंचा सकती हैं तो आप वीडियोस को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइज फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पीडीएफ बुक्स पाने के लिए, मंथली मैगजीन्स पाने के लिए, या डेली का न्यूज़पेपर पाने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाना है, अलमाइटी गाइडेंस को सर्च करके वहां पर ज्वाइन करना है, आपको हर एक चीज वहां पर मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।